हेलो एवरीवन। इससे पहले के वीडियो में हमने कोरिलेशन के बारे में, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, ज़ीरो कोरिलेशन, ये सब हमने पढ़ा। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोरिलेशन क्या है, तो आपको कोरिलेशन में बताना है कि जब एक दो चर एक साथ परिवर्तित होते हैं तो उनमें होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल या उनके बीच में होने वाले पारस्परिक संबंध को हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, उसकी एक या दो डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, तो उसमें आप बताएंगे कि जब एक चर में बढ़ोतरी होती है तो दूसरा चर भी बढ़ता है, और एक चर में कमी होती है तो दूसरे चर में भी कमी होती है, यानी एक ही दिशा में दोनों चर परिवर्तित होते हैं। तो इस तरीके के कोरिलेशन को पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। दूसरा जो होगा वो नेगेटिव या ऋणात्मक कोरिलेशन या ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। उसमें एक चर बढ़ता है तो दूसरे चर की मात्रा में कमी होती है, या एक चर कम होता है तो दूसरा चर बढ़ता है। दोनों प्रतिकूल दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा। तो इस तरीके का जो कोरिलेशन होता है वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। तीसरे तरीके का कोरिलेशन वो होता है जहाँ पर एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में किसी भी तरीके का कोई असर या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी एक चर बढ़ेगा तो दूसरे चर पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक चर कम होगा तो दूसरे पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तब इस तरीके का जो दो चरों के बीच में कोरिलेशन होता है उसको ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया आपका रिवीजन। उसके बाद आपको ये बताना है कि कैलकुलेशन जो करते हैं हम कोरिलेशन की, उसके कितने प्रकार या कितने मेथड्स हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि पियर्सन का जो प्रोडक्ट मूवमेंट है उससे हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं, और स्पीयरमैन के रैंक ऑर्डर से भी हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट मूवमेंट में हम ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दो से निकाल सकते हैं। अनग्रुप डेटा से हम एक्चुअल मीन मेथड से और अज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल सकते हैं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ अज्यूम्ड मीन मेथड से, आप अपने सिलेबस में देखना, उसमें ये दिया हुआ है कि अनग्रुप डेटा से प्रोडक्ट मूवमेंट निकालिए, और वो भी अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो आपको सिर्फ एक ही करना है इसमें। दूसरा आपको स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर करना है। तो इन दोनों में से जो स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर है वो इजी है। तो सबसे पहले हम स्पीयरमैन का जो रैंक ऑर्डर है उसको करेंगे। तो स्पीयरमैन का जो रैंक ऑर्डर है उससे पहले आपको ये देखना है कि अगर मान लीजिए आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट किसी भी मात्रा में आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाई कोरिलेशन कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, या लो कहेंगे, या नेगेटिव या पॉजिटिव, किस तरीके से कहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन जो होता है वो -1 से लेकर +1 तक होता है। यानी -1 से अगर हम चलेंगे तो -0.50 भी हो सकता है, 0.25 भी हो सकता है, इसके बीच में कोई भी हो सकता है। फिर हमारा ज़ीरो कोरिलेशन है, ज़ीरो के बाद ये धनात्मक दिशा में हो गया, मतलब +2.5 या +50 और +1 भी हो सकता है। -1 का मतलब होता है परफेक्ट कोरिलेशन, यानी दो चरों के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है, मतलब एक चर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। ऐसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव में देखें कि एक चर कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, यानी परफेक्ट कोरिलेशन है, उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा कोरिलेशन नहीं होता है, बहुत कम होता है कि परफेक्ट कोरिलेशन आए। तो ये -1 से लेकर +1 के बीच में, ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं -1 से लेकर, इनके बीच में कहीं भी हमारा कोरिलेशन आ सकता है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कितना कोरिलेशन आएगा, तो आप उस कोरिलेशन को क्या कह सकते हैं। आपको मात्रा के रूप में आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें मात्रा के रूप में कोरिलेशन आएगा। इस तरीके से हमें, जैसे मान लीजिए 0.45 आ गया, तो हम क्या बताएंगे कि 0.41 से लेकर 0.60 तक किस तरीके का कोरिलेशन होता है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो हमें वहाँ पर लिखना होगा कि इन दोनों चरों के बीच में कैसा कोरिलेशन है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी औसत धनात्मक सहसंबंध है। इसको आपको लर्न करना होगा या याद करना होगा। कैसे, यहाँ पर ज़ीरो कोरिलेशन है, इसका मतलब दो चरों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। इस तरफ बढ़ेंगे तो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है, इस तरफ नेगेटिव कोरिलेशन है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये दोनों मैंने एक जैसे लिखे हैं बिल्कुल। ये देखिए आप, 0.41 से लेकर 0.20, मतलब 0.01 से लेकर 0.20 तक वो कुछ भी हो सकता है कोरिलेशन। मान लीजिए 0.02 आता है, 0.03, 0.04, 0.05, कितना भी आ सकता है, 0.20 तक। तो इस तरीके को कोरिलेशन को हम इधर तो कहेंगे
नेग्लिजिबल पॉजिटिव कोरिलेशन या नगण्य धनात्मक सहसंबंध की जो दो चर हमें दिए गए हैं उन दोनों चरों के बीच में धनात्मक सहसंबंध तो है पर बहुत ही मामूली सहसंबंध है। इसी को मैंने नेगेटिव में भी लिखा है, वही रहेगा, मात्रा वही रहेगी 0.01 से लेकर 0.20 तक। अगर माइनस में आता है हमारा तो हम उसको लिखेंगे नेग्लिजिबल नेगेटिव कोरिलेशन कि ऋणात्मक सहसंबंध तो है लेकिन बहुत मामूली नगण्य ऋणात्मक सहसंबंध है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है, अगर प्लस है तो नेग्लिजिबल पॉजिटिव कोरिलेशन और यही 0.01 से -0.20 तक है तो नेग्लिजिबल नेगेटिव कोरिलेशन। दोनों एक जैसे हैं, देखते रहो। 0.21 से लेकर 0.40 तक है तो लो पॉजिटिव कोरिलेशन और यही सेम मैंने यहाँ लिखा है, बस माइनस लगा दिया है। -0.21 से लेकर -0.41 तक है तो लो नेगेटिव कोरिलेशन, इधर लो पॉजिटिव, उधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव। इस तरफ फिर मैंने सेम वही लिखा है 0.41 से लेकर 0.60 तक मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसको सेम मैंने यहाँ लिख दिया मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन है। सेम ये 0.61 से लेकर 0.80 तक हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसको इधर मैंने नेगेटिव में लिख दिया। 0.61 से लेकर -0.80 तक है तो हाई नेगेटिव कोरिलेशन है। सेम वही लिखा 0.81 से लेकर 0.99 तक है तो वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है और इसको मैंने माइनस में लिख दिया। -0.81 से लेकर -0.99 तक है तो वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर प्लस में 1 आ जाता है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है और -1 में आ जाता है तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ऐसा बहुत कम होता है या नहीं होता है। तो जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारा या तो ये आएगा पॉजिटिव और या ये आएगा नेगेटिव। दोनों सेम है, दोनों में अंतर इतना ही है कि अगर माइनस है तो यहाँ पर हमें नेगेटिव लिखना है और प्लस है तो हमें पॉजिटिव लिखना है। बाकी सेम वही है, वेरी हाई, हाई, मॉडरेट, लो, नेग्लिजिबल। इधर नेग्लिजिबल, लो, मॉडरेट, हाई, वेरी हाई, परफेक्ट। तो हमें ये थोड़ा सा आपको एक बार दिमाग में रखना है कि 0.01 से लेकर 0.20 तक है उसको माइनस में भी लिख लेना, 0.21 से लेकर 0.40 तक है, फिर 0.41 से लेकर 0.60 तक है, फिर 0.61 से लेकर 80 तक है, फिर 0.81 से लेकर 0.99 तक है, उसके बाद 1। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको जो भी आप न्यूमेरिकल करोगे उसमें जो भी आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा तो उसके बाद आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी बतानी है कि ये जो हमारा कोरिलेशन आया है वो किस तरीके का हाई है, लो है या मॉडरेट है। अब हम करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से न्यूमेरिकल दिया होगा। सबसे पहले स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर मेथड, पीछे हमने 2 बताए हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट और रैंक ऑर्डर। सबसे पहले हम रैंक ऑर्डर वाला करेंगे या रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। इसको हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इजी है तो इसको समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो इसको स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चार्ल्स स्पीयरमैन ने ही सबसे पहले इस विधि को, इसे क्रम विधि या क्रम अंतर विधि भी कहते हैं, इस विधि का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था, इसलिए इसको स्पीयरमैन की श्रेणी क्रम विधि भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे हम उसको रो कहेंगे, जिसको लेटिन भाषा में हम इस तरीके से लिखते हैं, पी की तरीके से, इसको रो कहा जाता है। लेटिन भाषा में हम इसको कोरिलेशन कोफिशिएंट को इस साइन से हम दर्शाएंगे। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 7 बच्चे हैं, उन 7 बच्चों के मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं और ये साइंस में मार्क्स हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए गणित और विज्ञान के जो प्राप्तांक हैं उनमें किसी तरीके का कोरिलेशन है क्या। यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या गणित में जो प्राप्तांक बढ़ते हैं तो विज्ञान में भी बढ़ते हैं, या गणित में कम होते हैं तो विज्ञान में भी कम होते हैं, या नहीं होते हैं। तो इससे आप क्या पूछा गया है, आपसे कोरिलेशन पूछा गया है कि गणित के प्राप्तांक और विज्ञान के प्राप्तांकों के बीच में, या मैथमेटिक्स के मार्क्स या साइंस के मार्क्स के बीच में कोई कोरिलेशन होता है या नहीं होता है। तो आप नाम देखिए, इस मेथड का क्या नाम है, रैंक ऑर्डर या रैंक डिफरेंस। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं रैंक बतानी है। तो यहाँ जो मार्क्स दे रखे हैं उनमें हमें रैंक देनी होती है कि जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, जिसके उससे कम है उसको सेकंड रैंक देंगे, जिसके उससे कम है उसको थर्ड रैंक देंगे। तो यहाँ इस तरीके से यहाँ तक आपको न्यूमेरिकल दिया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। ये अगर अब नहीं भी माने तो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसको हमने फर्स्ट x मान लिया, हमने इसको रैंक देंगे तब, और y मान लेंगे जब हम इसको रैंक देंगे। तो मैंने इसको थोड़ा और आसानी से समझने के लिए हमने क्या किया,
इसको x मान लिया और इसके जितने भी मार्क्स थे उसको यहाँ लिख दिया, इसको y मान लिया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये बच्चे कितने हैं 7, तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले आप x में देखिए कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से हैं, सिर्फ x में, यानी हम सबसे पहले मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं उनको रैंक दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं, 24 वाले के। तो इस x को जो हम रैंक देंगे उसको हम R1 कहेंगे, और ये जो साइंस के मार्क्स हैं उनको जो हम रैंक देंगे उसको हम R2 कहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, 24, तो हमने 24 के सामने 1 लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि 24 के बाद क्या आएगा, 20, तो 20 के सामने हमने 2 लिख दिया कि ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड नंबर पे है। 20 के बाद कौन सा है, 18, इसको हमने 3 लिख दिया। उसके बाद है 17, इसको हमने 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 16, इसको हमने 5 लिख दिया। और उसके बाद है 12, उसके बाद है 15, उसको हमने 6 लिख दिया। और उसके बाद लास्ट में है 12 नंबर, उसको हमने 7, यानी 7 बच्चे थे, 7 बच्चों को हमने मैथमेटिक्स में ये रैंक दे दी। अब हमने साइंस के जो मार्क्स हैं उसको हमने y माना है, तो अब हम इसको रैंक देंगे y में। अब देखिए यानी साइंस में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, 22 नंबर, इसको हमने 1 रैंक दे दी। दूसरे नंबर पे क्या है, 20, इसको हमने 2 रैंक दे दी। तीसरे नंबर पे 18, इसको हमने 3 रैंक दे दी। उसके बाद 17, इसको 4 रैंक दे दी। उसके बाद 15, इसको हमने 5 रैंक दे दी। उसके बाद 14, इसको हमने 6 रैंक दे दी। और सबसे लास्ट में है ये 12 मार्क्स वाला, इसको हमने 7 रैंक दे दी। यानी हमने अब क्या किया, मैथमेटिक्स में भी रैंक दे दी और साइंस में भी रैंक दे दी। अब आप इसको समझिए, सबसे पहले आपको कोई भी 2 चर दे दिए जाएंगे, उन दोनों में आपको रैंक देनी है। बस दोनों में रैंक कैसे देनी है, दोनों को मिक्स नहीं करना। पहले जो दे रखे हैं उनको पहले रैंक दोगे, दूसरा जो दे रखा है उसको दूसरे में रैंक दे दोगे। अब ये देखो कि ये तो हैं मैथमेटिक्स वाले बच्चों के रैंक और ये हैं साइंस वाले बच्चों के रैंक। अब इस रैंक में से हम इस रैंक को घटा देंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा डी आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा R1 माइनस R2, तो ये आपका डी आ जाएगा। तो ये आपका 7 में से 3 गया आपका 4, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 5 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 7 माइनस 3। अब इसको देखने का तरीका है कि डी में आपको ये देखना है कि प्लस के कितने और माइनस के कितने। इसका हमेशा आपका 0 आएगा। 4 और 3 7, और इधर ये 3 2 5 और 2 7, यानी मतलब माइनस और प्लस के दोनों अगर हम करें तो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका भी 7 आ रहा है, इसका भी 7 आ रहा है, इसका मतलब हमारा डी कितना है, 0। अब हमने अगला जो कॉलम होगा उसमें डी स्क्वायर करेंगे, मतलब ये जो मार्क्स आए उनको हमें स्क्वायर करना है। 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 3 को 3 से करेंगे 9, 0 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे 4, तो यहाँ पर जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 0, 2 को 2 से करेंगे +4, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब हमें इसका टोटल करना है, तो वो क्या आएगा, सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा का मतलब टोटल और डी स्क्वायर ये है, तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना आएगा, 42। इस तरीके से आपको करना है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हमें लिखना है कि रैंक ऑर्डर, स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर जो मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है। तो आपका फॉर्मूला है ये रो, ये साइन इस तरीके का होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n को बाहर लिखेंगे, फिर n को ब्रैकेट में लिखे n स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे 1 माइनस 6, तो फॉर्मूले में है 6 के साथ हमें सिग्मा डी स्क्वायर लिखना है। तो सिग्मा डी स्क्वायर हम अभी हमारा कितना आया, अभी हमने देखा सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना है 42। तो हम इसको सिग्मा डी स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमें n का मतलब बच्चे कितने थे, 7 थे, तो यहाँ पर n को हम 7 लिख देंगे और अंदर हमें n को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमने 7 को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया -1। ये आपको फॉर्मूले में रख दिया। जो भी वैल्यू दी हुई थी 6 हमारे फॉर्मूले में है, 1 हमारे फॉर्मूले में है। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना आया 42, और n हमारा कितना है 7, और n हमारा फिर 7 की स्क्वायर -1। फिर हमने यहाँ पे 1 माइनस 6 को जब हमने 42 से मल्टीप्लाई किया तो 252 आ गया। इधर हमने 7 को 7 लिखा और 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 -1। यहाँ पर हमने जब
49 को में से 1 को माइनस किया तो हमारा 48 आ गया। 48 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 336 आ गया। ऊपर हमारा 252 था। तो जब हम 252 को 336 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.75 आएगा। एक हमारा फॉर्मूले में है ही 1 माइनस, तो यहाँ पर हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा 0.75 आ गया। एक था ही, एक में से हम 0.75 को जब घटाएंगे तो हमारा प्लस में 0.25 आएगा। तो ये हमारा कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव तो है, लेकिन पॉजिटिव में कैसा है, भी पीछे मैंने आपको जो बताया था, इससे आपको पता लगेगा कि आपका कोरिलेशन किस तरीके का है। अब वहाँ पेपर में कैसे लिखेंगे, आपका 0.25 आया, प्लस में आया है, तो 0.21 से लेकर 0.40 तक कैसा होता है, लो पॉजिटिव कोरिलेशन, और हमारा 25 है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं है हमारा 0.21 से लेकर 0.40 तक, तो 0.25 यहाँ आएगा। इसका मतलब हमारा कोरिलेशन कैसा है, लो पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी हमारा निम्न धनात्मक सहसंबंध है। ये जो हमें 7 बच्चों के मार्क्स दिए थे मैथमेटिक्स में और साइंस में, इनके स्कोर्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो कैसा है तो पॉजिटिव धनात्मक सहसंबंध है, लेकिन कैसा है, लो है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा लिखना है। इसके साथ ही साथ आपको स्टेप्स भी लिखने हैं एग्जाम में। जैसे मैंने पहले भी आपको मीन, मीडियन, मोड में, SD, QD में सब में बताया कि जैसे जैसे आप करेंगे आप ये इतना लिख कर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको फुल मार्क्स तब मिलेंगे जब आप यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन या गणना के चरण भी लिखेंगे। उस चरण में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जैसे जैसे आपने किया है, मतलब जैसे आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले एक्स परिवर्ती या एक्स चर के जो प्राप्तांक थे उनको रैंक दी। उसके बाद आपने वाई चर के जो थे उनको रैंक दी। कैसे रैंक दी, जो सबसे बड़ा था उसको 1 रैंक दी, 24 को हमने 1 रैंक दी, और सबसे छोटा 12 था उसको हमने 7 रैंक दी। इसी तरीके से हमने वाई के भी जो विज्ञान के या साइंस के स्कोर्स थे उनको भी हमने रैंक दिया, तो हमने उसको R1, मैथमेटिक्स के जो स्कोर्स थे उनको R1 और इसको R2, इस तरीके से हम दोनों को रैंक दे दी। और उसके बाद हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस या D निकाला, R-1 R1 - R2 करके हमने क्या किया, रैंक D निकाला। D का टोटल हमेशा 0 आना चाहिए, प्लस 7 और माइनस भी 7 था तो यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद हमने डी स्क्वायर किया, और उसके बाद हमने सिग्मा D स्क्वायर निकाला, और उसके बाद हमने इसको फॉर्मूले में पुट करके और कोरिलेशन निकाला। तो जो कि कोरिलेशन क्या आया, 0.25, जो किस तरीके का कोरिलेशन है, लो पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इस तरीके से आपको गणना के चरण भी लिखने हैं। ये आप आसानी से लिख सकते हैं, जैसे जैसे आपने किया वैसे वैसे लिखना है। अगर फिर भी नहीं लिखा जाए तो जैसे मैंने पहले लिखवाया उसी तरीके से आप मुझे बता दीजिएगा कि हमसे मैम ये गणना के चरण नहीं लिखे गए हैं, तो मैं वो भी आपको लिखना बता दूंगी। थैंक यू।